प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी साइप्रस से इस दौरे की शुरुआत करने वाले हैं और फिर कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। इस दौरान वो 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को साइप्रस पहुंचेंगे। इसके साथ ही 16 जून को साइप्रस में वो रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम को हिस्सा लेना है। इसके बाद 18 जून को क्रोएशिया पीएम जाने वाले हैं और निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी पीएम करने वाले हैं। और देखिए, पीएम मोदी का ये दौरा खास माना जा रहा है। साइप्रस भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत से यूरोप तक ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इसमें यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। साइप्रस में 2015 तक 2700 भारतीय रहते थे। साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त मनीष ने बताया कि यह संख्या लगभग अब 11,500 तक पहुंच गई, जो पिछले 10 साल में 4 गुना बढ़ गई है। यहाँ भारत का योग और आयुर्वेद भी बेहद लोकप्रिय है और कई भारतीय युवा यहाँ योग टीचर का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी नजर आए। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 के दौरान पुलिस के बदले व्यवहार की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सामान्य पुलिसिंग में भी इस प्रकार का व्यवहार लाएं तो बेहतर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर जोर दिया। इसमें पुलिसिंग की भी भूमिका का जिक्र उन्होंने किया। और अमित शाह ने कहा कि बगैर खर्ची पर्ची के नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराया गया। समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग देश के सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली है। ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। अब कैमरे भी है, कंट्रोल रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, पीसीआर वान भी है और 150 से ज्यादा ऑन व्हील एफएसएल के यूनिट भी लोगों को न्याय दिलाने के काम में लगे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज ये भर्ती एवं नियुक्ति का कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब ये देश के प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 11 वर्ष के सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के तहत एक नए युग का साक्षी बन रहा है। आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन का परिणाम है। बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योग हमारी संस्कृति है, इसे जन जन तक पहुंचाना है। सीएम धामी ने युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को भी योग के प्रति जागरूक करने के लिए गांधी पार्क से एमकेपी कॉलेज तक पैदल मार्च किया। सीएम धामी ने सभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर प्राचीन योग सभ्यता को जन जन तक पहुंचाना है। ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर, आत्मा और मन को एकीकृत करने की अद्भुत विद्या विकसित की है। सीएम ने कहा, योग को दैनिक जीवन में अपनाकर शरीर और मन को स्वस्थ रखने के साथ ही समाज में भी सकारात्मकता लाई जा सकती है।
साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा, जिसे पूरे विश्व ने अपनाया था। उन्होंने कहा उत्तराखंड योग, आयुष और अध्यात्म की भूमि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में पहले से संचालित हो रहे योग केंद्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में योग, वेलनेस की अपार संभावनाएं हैं और जिस राज्य में सरकार निरंतर इस पर काम कर रही है। साथियों, आप सभी योग दूत बनकर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने के लिए आयोजित इस रन फॉर योगा के माध्यम से हमारी प्राचीन योगिक परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप सबके माध्यम से हो रहा है। मैं इस सराहनीय पहल के लिए आयुष विभाग एवं आप सभी योग दूतों को हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने की जो अद्भुत विधा विकसित की थी, वो आज समूची मानवता के लिए एक संजीवनी का कार्य कर रही है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास हो रहे हैं। इसी के तहत कुरुक्षेत्र में रन फॉर योगा मैराथन का आयोजन हुआ है, जिसमें नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। सेब में धावकों पर फूल की बारिश भी की। और सीएम सैनी ने इस दौरान कहा कि इस वर्ष 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारी हमने पहले ही 27 मई से शुरू कर दी। राज्यों के अलग अलग विभागों, गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के सहयोग से रोजाना योग से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। और वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस बार योग दिवस को पूरे प्रदेश में एक महोत्सव के रूप में मनाया जाए। योग से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक बीमारियों से भी राहत मिलती है, इसलिए हमें इसे अपनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब चुनाव पर कहा कि इस बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इसकी शुरुआत इस उपचुनाव से होगी और उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता जहां कांग्रेस से परेशान है, वहीं आम आदमी पार्टी से महापरेशान हो चुकी है। जो ये योग है, हमारी प्राचीन पद्धति है, हमारी ऋषियों मुनियों की ये दी हुई पद्धति है, जो एक उपहार के रूप में हमको मिली है। हमें इसको संभाल करके रखना चाहिए, सहेज करके रखना चाहिए, ताकि आदरणीय मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर ये हम सब फिट रहें, हम सब स्वस्थ रहें। और हमारे लिए गर्व की बात है कि 21 जून तक आज वो लगभग 19 लाख लोग, जब से ये 27 मई से हमने कार्यक्रम शुरू किए हैं, 19 लाख लोग इस योग के साथ जुड़ चुके हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भयावह प्लेन क्रैश के बाद चौथे दिन भी सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपल्स को मैच करने की प्रक्रिया चल रही है। चौथे दिन दोपहर 12 बजे से पहले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की डीएनए मैच हुई और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने इसकी पुष्टि की। आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी। आभार। और अब तक कुल 13 डेड बॉडी परिजनों को दी जा चुकी है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी की डेड बॉडी परिवार को सौंप दी गई। विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर को जल्द ही राजकोट ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है। जानकारी यह है कि चार्टर्ड प्लेन से उनके शव को राजकोट भेजा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार को लेकर राजकोट में तैयारियां जारी हैं। प्रशासन की तरफ से जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। प्रशासन की तरफ से इसे लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी आज पूर्व सीएम विजय रूपाणी के घर पहुंचे। इस दौरान परिवार वालों से मुलाकात की। परिजनों को डीएनए जांच के लिए कई अहम बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। और गांधीनगर में पूर्व सीएम विजय रूपाणी के घर पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए मथुरा के गोविंद नगर इलाके में रविवार दोपहर तकरीबन 12 बजे एक साथ 6 मकान अचानक से ढह गए। अब तक 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 4 लोगों को मलबे से बाहर फिलहाल निकाला गया है और 10 से 12 लोगों के अभी भी उस मलबे में दबे होने की आशंका है। गोविंद नगर इलाके में घटना की सूचना मिलने पर पुलिस, नगर निगम प्रशासन और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। मृतकों की पहचान तोताराम, 2 सगी बहनें यशोदा और काव्या के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि जो मकान ढहे हैं वो मिट्टी के टीले पर बने हुए थे और जेसीबी से यहाँ पर खुदाई चल रही थी। तभी अचानक से मिट्टी धसकी और एक के बाद एक सभी मकान मलबे में तब्दील हो गए। लोगों ने बताया कि जब हादसा हुआ उस वक्त ऐसा लगा कि भूकंप आया। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि थाना गोविंदनगर के मसानी क्षेत्र में कच्ची सड़क पर मकान गिरे हैं। यहाँ राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। हमारी फायर सर्विसेज की यूनिट यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पहले हमारी प्राथमिकता घायलों को बचाना है, इसके बाद मामले की आगे कार्रवाई की जाएगी। ये कच्ची सड़क सागन दरवाजा क्षेत्र है। यहाँ कोई निर्माण कार्य चल रहा था बता रहे हैं और निर्माण कार्य के चलते ही ये ऊपर से टीला धसक गया है। इसको अमली टीला बोलते हैं। पुराने मकान है यहाँ। लगभग धरातल से सड़क से 70-80 फुट की ऊंचाई पे टीला बसा है और बता रहे कि जेसीबी के चलने की वजह से ये पूरा गिरा है और इसमें कुछ लेबर के दबे होने की संभावना जताई जा रही है। नगर निगम की टीम आ गई है, नगर निगम की जेसीबी आ गई है, प्रशासन आ गया है, पुलिस प्रशासन यहाँ आ गया है, फायर ब्रिगेड के लोग आ गए हैं। सभी लोग बचाव कार्य में लगे हैं। अब ये कच्ची सड़क चौकी क्षेत्र मसाने के अंतर्गत एक है ना कोई मकान है ना वो गिरने की भी सूचना आ रही है। कुछ मलबे अभी इनसे साफ किया जा रहा है। यहाँ पर नगर निगम की टीम जेसीबी है। अभी इनको खाली करवाया जा रहा है और अभी इसके अंदर कितने लोग हैं, कहाँ है, अभी जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। यह हादसा गौरीकुंड क्षेत्र के पास हुआ। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत की जानकारी है। बताया जा रहा है कि हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ। घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है। केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो आर्यन कंपनी का बताया जाता है। घटना के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया। प्रशासन को जानकारी दी गई। पूरी घटना पर सीएम धामी ने दुख जाहिर किया और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हेली सेवाओं को लेकर कड़े एसओपी बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने इस हादसे की जांच एआईबी को सौंप दी है। बता दें कि हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी की ओर जा रहा था। उसी दौरान में दुर्घटना हुई है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान हेली सेवाओं के संचालन को लेकर सोमवार तक बंद करने का निर्देश दिया। हेली सेवाओं के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा और इतना ही नहीं, हेली ऑपरेशन का डीजीसीए रिव्यू करेगा। दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में घटिया निर्माण की पोल खुली है। पोहरी रोड स्थित निर्माणाधीन ओवरब्रिज का जो एक स्लैब है वो गिर गया। हादसे में काम कर रहे आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए हैं। घायल मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। शिवपुरी को पोहरी से जोड़ने वाला रेलवे ओवरब्रिज का ये स्लैब उस समय गिर गया जब पुल के स्लैब को कुछ मजदूर डाल रहे थे। अचानक से स्लैब गिर गया। काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। इस
पूरे हादसे की वजह क्या है ये तो तय नहीं, लेकिन काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि काम करते वक्त अचानक से ब्रिज का एक हिस्सा गिरा और काम कर रहे मजदूर उसकी जद में आ गए। काम चल रहा था, काम भी चल रहा था जी। खत्म नहीं होने वाला था, थोड़ा सा लगा था कि अपना जो काम है जिसमें कंप्लीट होता तो उसमें थोड़ा सा झटका मिलेगा, कंप्लीट होता ना उसमें झटका तो थोड़ा सा झटका मिलेगा, अचानक वो गिर गया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी मजदूरों का इलाज चल रहा है। सभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं।